बस अपने को समझने वाला बात यह है कि भाई देखो, एक चीज के मल्टीपल बिहेवियर होना इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, एक ही चीज के मल्टीपल फॉर्म्स या मल्टीपल बिहेवियर इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। बस सोचने वाला बात यह है कि भाई जिसके मल्टीपल फॉर्म्स है, ठीक है, उसको पता कैसे चलता है कि अभी क्या बिहेव करना है। जैसे स्विच को बता कौन रहा है कि अभी पंखा चालू करना है बंद करना है? यूजर अपना इनपुट इनपुट बता रहा है ना उसको अभी क्या बिहेव करना चाहिए। ठीक है, जैसे टीवी का वो पावर बटन है, उससे टीवी चालू भी हो रहा है, उससे टीवी बंद भी हो रहा है। उसको कैसे पता कि भाई अभी टीवी चालू करना है बंद करना है? अपना इनपुट बता रहा है। समझ में आ रहा है? तो दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म कि व्हेनेवर द इनपुट चेंजेस आउटपुट आल्सो चेंजेस इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, सर्वर ये थोड़ा दरवाजा। ठीक है, समझा पॉलीमॉर्फिज्म? अब डेफिनेशन में लिख नहीं रहा हूं क्योंकि डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोग को पता है। अब पॉलीमॉर्फिज्म ये एक कंसेप्ट है जो ये बोलता है कि आप एक चीज के मल्टीपल फॉर्म बना सकते हैं, मल्टीपल फॉर्म दे सकते हो एक ही चीज को। ठीक है, अब ये पॉलीमॉर्फिज्म ये कंसेप्ट इंप्लीमेंट करने के दो अलग अलग तरीके हैं। पहला है ओवर लोडिंग और दूसरा है ओवर राइडिंग। These are the two ways for implementing polymorphism: overloading and overriding. Now please understand कि overloading overriding ये types नहीं है polymorphism, ये दो तरीके हैं, concepts है जिनसे polymorphism ये concept implement किया जाता है। ठीक है, कोई पूछता है टाइप्स क्या है polymorphism के, तो बोलना दो टाइप्स होते हैं, एक रहता है compile time polymorphism और दूसरा होता है run time polymorphism. These are the two types of polymorphism. Overloading overriding they are not types. ठीक है, रन टाइम एंड कंपाइल टाइम आर पॉलीमॉर्फिज्म टाइप्स। इसमें ओवरलोडिंग जो है ना, ये कंसेप्ट ये इंप्लीमेंट करता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और ओवरराइडिंग ये इंप्लीमेंट करता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। आगे देन में, ठीक है, राइट। सबसे पहले अपन ओवरलोडिंग पढ़ते हैं। ओवरलोडिंग में भी आप तीन चीजों की ओवरलोडिंग कर सकते हो। फंक्शन की ओवरलोडिंग कर सकते हो, आप कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग कर सकते हो, या फिर आप एक ऑपरेटर की ओवरलोडिंग भी कर सकते हो। इन तीन चीजों की ओवरलोडिंग होती है, फंक्शंस की, कंस्ट्रक्टर्स की और ऑपरेटर की। ओवरराइडिंग सिर्फ किसकी होती है? फंक्शन की होती है। आगे दिन में, ठीक है, देखो मैं फिर से ब्रीफली बता रहा हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म इज अ कंसेप्ट जो आप एक चीज को मल्टीपल बिहेवियर देने के काम में आता है। ये दो तरीकों से इंप्लीमेंट किया जाता है, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग से। ओवरलोडिंग भी फंक्शन, कंस्ट्रक्टर और ऑपरेटर्स की होती है, ओवरराइडिंग सिर्फ फंक्शन की होती है। आगे दिन में, ठीक है, सबसे पहले मैं फंक्शन ओवरलोडिंग बता रहा हूँ कि फंक्शन ओवरलोडिंग होता क्या है। देखो, फंक्शन ओवरलोडिंग है, इट इज रिलेटेड टू फंक्शंस, राइट। फंक्शन ओवरलोडिंग ये बोलता है कि आप एक ही क्लास के अंदर एक ही नाम के मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग इज यू कैन हैव मल्टीपल फंक्शंस इन अ क्लास विथ सेम नेम। ठीक है, जैसे वॉइड शो नाम के मैंने कितने फंक्शन बना दिए? 4। बट अगर मैं ऐसे सेम नाम के इतने सारे फंक्शन बना दूंगा तो ऑब्जेक्ट को एम्बिग्यूटी आएगी ना फिर, है ना। जब मैं डिस्प्ले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और इस ऑब्जेक्ट को बोलूंगा शो को कॉल कर, तो ऑब्जेक्ट तो एरर देगा, बोलेगा भाई 4 शो है, कौन से वाले शो को कॉल कर। ठीक है, इसलिए फंक्शन ओवरलोडिंग ये बोलता है कि आप फंक्शंस के नाम सेम रखो लेकिन उनके आर्ग्यूमेंट्स के टाइप बदल। आर्ग्यूमेंट मतलब जो फंक्शन को यहाँ पैरेंथेसिस में हम लोग दे रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, सो फंक्शन ओवरलोडिंग इज यू कैन हैव फंक्शंस विद सेम नेम बट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट टाइप्स। ठीक है, जैसे कि ये शो है, इसको मैं एम्प्टी रखता हूँ। एक शो है, उसको मैं एक इंटीजर दे देता हूँ। ठीक है, एक और शो है, इसको मैं एक इंटीजर दे देता हूँ फिर एक स्ट्रिंग दे देता हूँ। ठीक है, एक शो है, फिर उसको पहले स्ट्रिंग दे देता हूँ, बाद में इंटीजर दे देता हूँ। ठीक है, अब तुम लोग देखोगे चारों फंक्शंस का नाम सेम है, चारों का नाम सेम है, राइट, बट चारों के आर्ग्यूमेंट टाइप अलग है। करेक्ट। अब मेरे को बात बताओ, जब इस ऑब्जेक्ट से मैं शो को कॉल करूंगा ऐसे, तो इन चारों में से कौन सा वाला शो कॉल हो रहा है? फर्स्ट वाला। करेक्ट। और वही अगर मैं एक इंटीजर वैल्यू भेज दूं यहाँ पे शो में, अब सेकेंड वाला कॉल हो जाएगा। करेक्ट। एक एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग भेज दूं तो
आया ध्यान में, और एक स्ट्रिंग और फिर एक इंटीजर भेज दो तो फोर्थ वाला कॉल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो फंक्शन ओवरलोडिंग इज यू कैन हैव मल्टीपल फंक्शंस इन अ क्लास बट दे विल हैव डिफरेंट आर्ग्यूमेंट टाइप्स। ठीक है, इसी को हम लोग सिग्नेचर भी बोलते हैं, फंक्शंस के सिग्नेचर। अगर आपको कोई बोलता है कि भाई तेरे फंक्शन का सिग्नेचर क्या है, फंक्शंस के सिग्नेचर्स में फंक्शन का नाम आता है और उसके आर्ग्यूमेंट के टाइप, टुगेदर दे आर कॉल्ड ए सिग्नेचर ऑफ फंक्शन। आगे ध्यान में। ठीक है, तो देखो इन चारों फंक्शंस के नाम सेम है लेकिन इनके सिग्नेचर अलग है। सिग्नेचर अलग है मतलब उनके आर्ग्यूमेंट्स के टाइप अलग हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स के नंबर अलग हो सकते हैं। मतलब देखो मेरे पास ऐसा भी एक शो हो सकता है जिसको दो इंटीजर आ रहे हो, एक और शो हो सकता है जिसको एक ही इंटीजर आ रहा हो। ठीक है, समझ में आया? तो व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग? डेफिनेशन अगर कोई पूछा व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग, आपको बताना है कि फंक्शंस विद सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर्स। अगर वो बोलते हैं डिफरेंट सिग्नेचर्स मतलब क्या, तो बोला कि उनके आर्ग्यूमेंट के टाइप अलग हो सकते हैं, डेटा टाइप अलग हो सकता है, नंबर्स अलग हो सकते हैं, एक एक इंटीजर एक दो इंटीजर ले रहा हो, और उनके आर्ग्यूमेंट का सीक्वेंस भी अलग हो सकता है। एक इंट एक स्ट्रिंग है, दूसरा वाला एक पहले स्ट्रिंग ले रहा है बाद में इंटीजर ले रहा है, सीक्वेंस अलग है टाइप्स। आ रहा है ध्यान में? फंक्शन ओवरलोडिंग इज फंक्शंस विल हैव सेम नेम बट दे विल हैव डिफरेंट signatures. Different signature means the data type of the argument can be different, the number of arguments can be different, and the sequence of their arguments can be different. This is called a signature. आगे ध्यान में। ठीक है, और देखो ये जस्टिफाई करता है ओवरलोडिंग के डेफिनेशन, पॉलीमॉर्फिज्म के डेफिनेशन। देखो फंक्शन जो रहते हैं ना क्लास के, ये बोला जाता है कि ये क्लास का बिहेवियर डिनोट करते हैं। ठीक है, जो फंक्शंस होते हैं ये अपने क्लास का बिहेवियर डिसाइड करते हैं। तो अगर मेरी इस क्लास में चार शो नाम के फंक्शन है तो मैं बोल सकता हूँ शो नाम के चार बिहेवियर है इस क्लास में। शो ही एक ही नाम के कितने बिहेवियर है? चार। बट चारों में से कौन सा बिहेवियर एग्जीक्यूट होगा वो डिपेंड करता है मैं कौन सा इनपुट दे रहा हूँ, है ना? व्हेनेवर द इनपुट चेंजेस आउटपुट आल्सो चेंजेस, दिस इज ओवरलोडिंग। आ रहा धन में? सबको समझ में आया? पक्का? ठीक है, बाकी अंदर कोड नहीं लिख रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि ये समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा हुआ था। ये समझा ना? थोड़ा सा अपन एक दूसरा प्रोडक्टिव कोड कर लेते हैं। जैसे मैं एक क्लास बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ एडिशन। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ ऐड, दो इंटीजर्स दे रहा हूँ। मतलब ये फंक्शन जो है ये फंक्शन दो इंटीजर्स का एडिशन करने वाला है। एडिशन इज ए प्लस बी, ये समझा ना? इसको दो नंबर्स आएंगे, ये बस उन दोनों का क्या करेगा? एडिशन करेगा। फिर मैं एक और फंक्शन बना रहा हूं ऐड नाम का, इस बार बस पैरामीटर में कौन दे रहा हूं मैं? फ्लोट। ठीक है, इस बार ये फंक्शन एडिशन ही कर रहा है बट इस बार डेटा टाइप क्या हो गया? ठीक है, तीसरा मैं एक और यहाँ पे फंक्शन बना रहा हूँ ऐड, इस बार इसके दोनों डेटा टाइप जो रहेंगे वो है स्ट्रिंग। सी आउट एडिशन इज, स्ट्रिंग को जब ऐड करते हैं तो वो दोनों जुड़ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, मेरे पास तीन फंक्शन है ऐड नाम के, तीनों फंक्शंस का, लेकिन मैं थीम थोड़ी डार्क कर रहा हूँ, मेरे को प्लीज बताना कि वो लोग को समझ में आ रहा है। दिखता है? इस पे करूँ फिर? ठीक है, सो दिख रहा है तीनों फंक्शन का नाम क्या है? सेम, ऐड ऐड ऐड। देखो ओवरलोडिंग कितना अच्छा कंसेप्ट है ना। अगर ओवरलोडिंग नहीं रहता मेरे पास, मतलब अगर मैं एक ही नाम के मल्टीपल फंक्शंस नहीं रख पाता, तो ये तीन फंक्शंस है, मैं नाम कैसे रखता? इंटीजर एडिशन, फ्लोट एडिशन, स्ट्रिंग एडिशन, बराबर है। बट यहाँ पे ओवरलोडिंग के कारण मैं नाम नहीं बदल रहा हूँ, मैं मेन जो कंसेप्ट है ऐड वैसे ही रख रहा हूँ। ऐड, डेटा टाइप बदलो, अपने आप वो उसका एडिशन करके दे देगा। समझा? अब मेन है, मेन में मैं यहाँ पर दो इंटीजर्स बनाता हूँ, सपोज एक्स और वाई, या फिर I1 और I2। ठीक है, और मैं I1 में रख देता हूँ 10, I2 में रख रहा हूँ मैं 20। ठीक है, और मैं अपने वो एडिशन क्लास का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, एडिशन ए करके। ठीक है, अब मैं एडिशन से ऐड को कॉल कर रहा हूँ और भेजता हूँ मैं I1 और I2। ठीक है, I1 I2 दोनों इंटीजर्स हैं, तो ऑब्वियसली कंपाइलर को पता चल जाएगा ये दोनों इंटीजर्स है, तो वो तीनों में से कौन से फंक्शन को कॉल कर देगा? पहले वाले को कॉल कर देगा। आया ध्यान में? अब वही मेरे पास सपोज दो फ्लोट नंबर्स है F1 और
F2, F1 में मैंने रखा है सपोज 1.2 और F2 में रखा है मैंने 3.3। ठीक है, सेम अभी मैं ऐड को कॉल कर रहा हूँ, इस बार F1 F2 भेज रहा हूँ, एरर आएगा क्या? नहीं, ऑब्वियसली कौन सा वाला कॉल हो जाएगा? फ्लोट वाला। वही अगर यहाँ पे मेरे पास दो स्ट्रिंग है S1 और S2, S1 में मैंने रख दिया सपोज हेलो, ठीक है, क्लियर है? रन करूँ? है, पहले का 30, दूसरे का 4.5, तीसरे का हेलो सी प्लस प्लस। क्लियर है? समझा? ओवरलोडिंग समझे ना फंक्शंस की? ठीक है। बट ओवरलोडिंग में ना एक चीज याद रखनी है आप लोगों ने, ओवरलोडिंग में एक चीज तुम लोग को याद रखनी है, वो ये है कि ओवरलोडिंग में फंक्शंस के आर्गुमेंट टाइप अलग होते हैं। मतलब आपके सामने किसी ने ऐसा फंक्शन लिख दिया, इंट ऐड और फ्लोट ऐड, और बोला कि बताओ ये ओवरलोडेड फंक्शंस है क्या, तो क्या बोलोगे? नहीं है। ओवरलोडिंग में रिटर्न टाइप, ये रिटर्न टाइप रहता है ना, ये बताता है क्या रिटर्न करने वाला है। रिटर्न टाइप कभी कंसीडर नहीं होता है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग में सिर्फ क्या कंसीडर होता है? आर्गुमेंट का टाइप। ठीक है, समझो हाँ? जब अगर कंपाइलर को दो सेम नाम के फंक्शन दिखते हैं ना एक ही क्लास में, ठीक है, तो वो उनका रिटर्न टाइप अवॉइड करता है, वो नहीं दिखता, वो दिखता है कि भाई नाम सेम है, आर्गुमेंट सेम है क्या, डिफरेंट है क्या? नहीं, इस केस में वो एरर देगा, बोलेगा कि दोनों सेम ही फंक्शन। वो ये चीज नहीं देखा ओवरलोडिंग, उसे देखता है आर्गुमेंट्स के टाइप अलग है। समझा? सो अगर मैं यहाँ पर एक ऐसे दे दूं इंटीजर, अब देखो, अब वो दोनों उसके लिए डिफरेंट फंक्शन हो गए, एक इंटीजर एक एम्प्टी है, अब ये ओवरलोडिंग। समझा? रिटर्न टाइप इज नॉट कंसिडर्ड इन ओवरलोडिंग। क्लियर है इतना? समझा? ठीक है, आगे बताऊं? ठीक है, सेकेंड इज हमारे पास एक और कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, अब मेरे को प्लीज बताइए कंस्ट्रक्टर क्या होता है? फंक्शंस, क्लास के फंक्शंस ही होते हैं ना। जैसे अभी मैंने ऐड बनाए थे, शो बनाए थे, ये भी फंक्शन ही थे क्लास के, वैसे ही कंस्ट्रक्टर भी क्लास का फंक्शन ही होता है। तो हम लोग जब फंक्शन को ओवरलोड कर सकते हैं तो कंस्ट्रक्टर को भी ओवरलोड कर सकते हैं। करेक्ट? अब मेरे को बता सकते हो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मतलब क्या? हाँ, क्लास नेम, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब बहुत सारे फंक्शंस एक ही नाम के, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मतलब एक ही क्लास में बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स, लेकिन उनका आर्ग्यूमेंट सारे कंस्ट्रक्टर का डिफरेंट रहेगा। आगे ध्यान में, समझ में आ रहा है ना? जैसे कि मैंने एक क्लास बना दी, यहाँ पे इस क्लास का नाम रख दिया मैंने पर्सन। ये डार्क थीम दिख रहा है ना रे, बराबर है ना? ठीक है, अब मैं इस क्लास के पर्सन के अंदर एक यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ पर्सन। कौन से टाइप का कंस्ट्रक्टर हुआ ये? डिफॉल्ट, दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मैं इसी क्लास में एक और कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, लेकिन उसको मैं पैरामीटर दे देता हूँ, ये कैसे कर, इंटीजर। ठीक है, मैं इसी क्लास में एक और कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ जिसको बोलता हूँ कि तू दो आर्गुमेंट ले ले, इंटीजर और एक स्ट्रिंग। मेरे क्लास में कितने कंस्ट्रक्टर है अभी? तीन, तीनों के आर्गुमेंट टाइप अलग है। मतलब मैं बोल सकता हूँ मैंने कंस्ट्रक्टर ओवरलोड करके रखा है मेरे क्लास में, बराबर है? पवन, यार ये ठीक नहीं हुआ क्या अभी तक? ओके, दोनों प्राइवेट डेटा है। समझ में आ रहा है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग? मैं कुछ अंग्रेजी में बोल रहा हूँ अभी, तुम लोग प्लीज समझने का कोशिश करो। जस्ट लाइक methods, or just like functions, we can also overload constructors of class. It means we can have multiple constructors in a class with different signatures. We can have multiple constructors in a class with different signatures. It means constructor overloading. Correct है?
समझ में आ रहा है ना? अब मेरे को बताइए कंस्ट्रक्टर का उपयोग क्या है? कंस्ट्रक्टर्स जो रहते हैं वो क्लास के अंदर जो डेटा रहता है ना उसको इनिशियलाइज करने के काम में आते हैं, उनमें कोई वैल्यू देने के काम में आ रहा है ध्यान में? ठीक है, जैसे ये पहला कंस्ट्रक्टर है, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट आ रहा है क्या? नहीं, तो ऐसे टाइम पर मैं एज में 0 दे देता हूँ और नेम मैं दे देता हूँ सपोज नो नेम। ठीक है, ये दूसरा कंस्ट्रक्टर है, दूसरे कंस्ट्रक्टर में एक वैल्यू आ रही है एज के लिए, बट नेम के लिए वैल्यू आ रही है क्या? नहीं, तो ऐसे टाइम पर मैं नेम को नो नेम दे देता हूँ। तीसरा जो है अपने पास कंस्ट्रक्टर है, इसके बाद दोनों वैल्यूज आ रही है, तो एज नेम इक्वल्स टू, समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर एक फंक्शन है डिस्प्ले जिसके अंदर मैं आजा पे एज और नेम को मैं शो कर देता हूँ। एज इज ठीक है, ठीक है, राइट। अब आते हैं मेन में, इंपॉर्टेंट है मेन। अब मेरे को एक बात बताइए कि कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो क्या कॉल होता है? कंस्ट्रक्टर। जब ऑब्जेक्ट बनता है तो ऑटोमेटिकली क्या कॉल होता है? कंस्ट्रक्टर। अब मेरे इस क्लास में कितने कंस्ट्रक्टर है? तीन। करेक्ट। अब तीनों में से कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो डिपेंड करता है मैं मेन में ऑब्जेक्ट कैसा बना रहा हूं। बराबर है ना? अब मैं यहाँ पे मेन में पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ पर्सन 1। ठीक है, और पर्सन 1 बनाते समय मैंने यहाँ पर एक वैल्यू दे दी सपोज 22। अब ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, बट ये वाला ऑब्जेक्ट कौन से वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा? सेकंड वाले को, क्योंकि उसका सिंटैक्स इससे मैच हो रहा है। ठीक है, ए में क्या वैल्यू चली जाएगी? 22। एज क्या हो जाएगा? 22। नेम नहीं भेजा है तो नेम क्या रहेगा? नो नेम। अब मैं इसी पर्सन क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ पर्सन 2 करके। अब मैं कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूँ तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? फर्स्ट वाला। ये मेरा पर्सन 3 है जिसमें मैं दोनों वैल्यू दे दिया। ठीक है, मेरे को बस इनका आउटपुट बताइए क्या है। पर्सन 1 जब डिस्प्ले को कॉल करेगा, डिस्प्ले वो फंक्शन है जो एज और नेम को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, जब पर्सन 1 डिस्प्ले को कॉल करेगा तो एज और नेम क्या प्रिंट होगा? ओके ओके, करेक्ट। पर्सन 2 कॉल करेगा तो 0 एंड नो नेम। पर्सन 3 के पास दोनों वैल्यूज आ रही है ना? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आया ना? तीन कंस्ट्रक्टर है तो फिर मैं तीन अलग अलग तरीके से ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, है ना? देखो मेरे, समझा ना? देखो मेरे हिसाब से कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बहुत ही काम का है, बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है अगर सोचे तो। देखो, हैविंग मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स इन अ क्लास, हैविंग मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स इन अ क्लास, इट डज नॉट मीन कि आप उतने क्लास के ऑब्जेक्ट बनाओ। मेरे पास तीन कंस्ट्रक्टर थे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तीन ऑब्जेक्ट बनाऊं। इसका मतलब ये हो जाता है कि मेरे पास तीन ऑप्शंस है, किसी भी एक ऑप्शन से मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं और मेरे पास एज और नेम पहले से नहीं है, मेरे पास डेटा नहीं है पहले से, मेरे पास फिर भी एक ऑप्शन है कि मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। राइट। दूसरा एक प्रोग्रामर है, उसके पास एज और नेम पहले से है ऑब्जेक्ट बनाते समय, तो उसके पास भी ऑप्शन है कि वो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करके ऑब्जेक्ट बनाए। ठीक है, इट्स लाइक कि वो बात हो गया कि आप कार खरीदने गए और कार खरीदते समय आपको तीन ऑप्शंस दे दिए, है ना? कार में आते हैं ना वेरिएंट, आप मिडल वेरिएंट है, अपना बेसिक वेरिएंट है, टॉप एंड है, आप तीनों उठा के लेके आते हो? नहीं, आपका जो अभी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप लेके आ जाते हो। समझ में आया? समझ में आया क्या? ठीक है, क्लियर है? ये बहुत काम का फीचर है मेरे हिसाब से। समझा? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग। देखो, ये नोट्स है जो मैं भेजने वाला हूँ। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? इन
ये लाइन पढ़ो तो, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आगे क्या लिखा है, पॉलीमॉर्फिज्म, उसके आगे क्या लिखा है, इज, उसके आगे क्या लिखा है, पढ़ना आता है सबको यानी ना, तो ये फाइल भेजूंगा तो पढ़ लोगे यानी, है ना, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है कंपाइल टाइम एंड रन टाइम आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ओवरलोडिंग इट कंसेप्ट इंप्लीमेंट्स कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड ओवरराइडिंग इट इंप्लीमेंट्स रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। दिस इज फंक्शन ओवरलोडिंग, ये कोड है, और ये कोड अपन ने अभी कर लिया है, ये मत करना, नीचे यहाँ पर एक कोड दिया है, ये कर लेना। देखो एक क्लास बनाई है, ये चाहिए मेरे को, लेकिन ना एरियाज, एरियाज क्लास में 3 एरिया नाम के फंक्शन है, तीनों का नाम एरिया है, बट तीनों अलग अलग शेप्स का एरिया निकाल रहा है, डिपेंड आप कौन सा इनपुट दे रहे हो। जैसे ये वाला फंक्शन जो है एरिया, ये रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहा है, ये सर्कल का, और ये ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेसिक डिवाइड। ठीक है, मेन में आप यूजर को ऑप्शन दे देना भाई किसका एरिया निकालना है, रेक्टेंगल का 1 दबा, सर्कल के लिए 2 दबा, रेक्टेंगल के लिए 3 दबा। मैं 1 दबाऊंगा तो आप लेंथ और ब्रेथ रीड करो, एरिया को भेजो, वो अपने आप एरिया निकाल के दे देगा। समझ में आ रहा है? दिस इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ये उसका कोड है जो अभी बताया मैंने। ये आपका टू डू है, इसको देखो समझो और मेरे को करके बताओ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली आपको एक बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है। बॉक्स का वॉल्यूम होता है विड्थ इंटू हाइट इंटू डेप्थ। 3 कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे, देख लेना भैया। ठीक है, इतना पक्का? ठीक है, मैं ओवर राइडिंग तुम लोग को बता देता हूँ शॉर्टली। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग बहुत बड़ा कंसेप्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, वो भी इस लेक्चर में तो नहीं हो पाएगा, मैं तुमको ओवर राइडिंग बता देता हूँ, क्योंकि ओवरलोडिंग से बहुत मिलता है। ठीक है, क्लियर है? सो ये तो कोड भेजने की जरूरत नहीं है ना। देखो, ओवरलोडिंग इज, अच्छा व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग? Function overloading means you can have multiple functions of same name but with different signatures. Argument अलग करो. Overriding is the functions will have same name and same signature. Same to same दो functions. ओवरलोडिंग में नाम सेम रहते हैं, आर्ग्यूमेंट अलग हो जाता है, लेकिन ओवरराइडिंग में नाम भी सेम रहेंगे, आर्ग्यूमेंट भी सेम रहेंगे, सेम टू सेम डिक्टो फंक्शंस रहते हैं। आया ध्यान में? जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, मैंने एक क्लास बना दी यहाँ पे, इस क्लास का नाम मैंने रखा है सपोज पेरेंट, मैंने क्लास का नाम ही क्या रख दिया है, पेरेंट। इसके अंदर मैं एक यहाँ पर फंक्शन बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ शो करके। ठीक है, जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है सी आउट पेरेंट शो करके, आया ध्यान में? ठीक है, अब ओवर राइडिंग ये बोलता है कि भाई आप सेम नाम के फंक्शन लिख सकते हो ऐसे, बट अगर मैंने ऐसे सेम नाम के फंक्शन लिख दिए तो एम्बिग्यूटी आती है, इसलिए ओवर राइडिंग कभी भी सेम क्लास में नहीं होती है। ओवरराइडिंग कभी भी सेम क्लास में अचीवेबल नहीं है, क्योंकि ओवरराइडिंग बोलता है कि आप दो सेम टू सेम फंक्शन लिखो, और एक क्लास में नहीं लिख सकते वैसे। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? सो ओवरराइडिंग हमेशा कौन करता है? चाइल्ड क्लास करता है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये चाइल्ड है। ठीक है, ऑब्वियसली इनहेरिटेंस के हिसाब से ये जो शो है वो इनहेरिट होके आ गया चाइल्ड के पास, है ना। अब मैं मेन में आया, मेन में मैंने चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, चाइल्ड चाइल्ड करके। अब इस चाइल्ड से मैंने शो को कॉल किया, मेरे को बताओ कि आंसर क्या आएगा इसको, पेरेंट शो कॉल्ड, क्योंकि इसी फंक्शन को कॉल करेगा ना चाइल्ड। समझ में आ रहा है? शेख, ध्यान है सबका ना, पक्का? अब ये चाइल्ड क्लास क्या करता है, अपने अंदर एक फंक्शन बना देता है सेम टू सेम नाम का, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग करता है पेरेंट के पास। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कि चाइल्ड ने पेरेंट के फंक्शन को ओवरराइड करके रख दिया। दिस इज कॉल्ड एज ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग इज फंक्शंस के नाम सेम रहेंगे, पैरामीटर्स भी सेम रहेगा, लेकिन ओवरराइडिंग सेम क्लास में नहीं होती। ओवरराइडिंग कौन करता है? चाइल्ड क्लास करता है। अगर चाइल्ड ने अपने अंदर एक ऐसा फंक्शन लिख दिया जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसके पेरेंट के पास, सेम टू सेम नाम का फंक्शन, सेम नेम सेम पैरामीटर्स, इसी कंसेप्ट को बोलते हैं ओवरराइड करना। ठीक है, इट्स लाइक एक चेयर है, उसके ऊपर एक चेयर है, तो नीचे वाली चेयर छुप गई है। ठीक है, अब ये चाइल्ड जब शो को कॉल करेगा तो दोनों में से कौन सा शो कॉल होगा? चाइल्ड का कॉल होगा, क्योंकि पेरेंट वाला ओवरराइड हो गया ना। ओवरराइड मतलब पुराने के ऊपर नई चीज आ गया। वो इंग्लिश में भी बोलते हैं ना कि भाई प्रोटोकॉल्स ओवरराइड हो गए, मतलब रूल्स अभी ओवरराइड हो गया, पुराने रूल्स के ऊपर अभी नए रूल्स आ गए। दिस इज ओवरराइडिंग, दिस इज फंक्शन ओवरराइडिंग। एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन आ गया सेम टू सेम नाम का, सेम सिग्नेचर का, दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन ओवर राइडिंग। बट इतना याद रखना कि ओवर राइडिंग के बाद जो चाइल्ड है फिर वो पेरेंट वाले को कॉल कर पा रहा है क्या? नहीं कर पा रहा है, याद रहेगा ये चीज।
ठीक है, राइट। अब मेरे को एक एक अंतर बताओ तो ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग में। ओवरलोडिंग में एक पॉइंट बता शर्वरी। ओवरलोडिंग में फर्स्ट पॉइंट आएगा फंक्शंस विल हैव सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर्स। ओवरराइडिंग में पहला पॉइंट आएगा कि फंक्शंस विल हैव सेम नेम सेम सिग्नेचर। सेकंड पॉइंट ओवरलोडिंग में आएगा कि ओवरलोडिंग इज पॉसिबल ओनली विद इन सेम क्लास। ओवरलोडिंग सेम क्लास में होती है लेकिन ओवरराइडिंग चाइल्ड क्लास का। ओवरराइडिंग इज पॉसिबल इन चाइल्ड क्लास। अदर में ओनली चाइल्ड, सिर्फ चाइल्ड कर सकते हैं। चाइल्ड ही छुपा रहा है ना पेरेंट के फंक्शन को। ठीक है, मैं इसको एक बार रन करके बता। अबे चाइल्ड शो कॉल हो। अच्छा देखो, VS कोड का एक दिक्कत है, मालूम है तुमने फेस किया क्या? आ, हम लोग ना इसमें जो लाइन, जैसे ये लाइन सिलेक्टेड है, अब अगर रन किया ना मैंने कोड, ये जो सिलेक्टेड लाइन है वही रन होती है। ठीक है, जो लाइन सिलेक्टेड है ना यहाँ पर वही लाइन रन होती है। इसलिए देखो अभी मेरा पूरा कोड नहीं रन हुआ, ये लाइन सिलेक्टेड थी ना, अब मैं रन किया तो ये वाली लाइन रन हुई। इसलिए CH में देखो एरर आया। समझा? तो ऐसा हो सकता है, तो बाहर ऐसे क्लिक कर दो। ठीक है, अब रन करो, अभी पूरा कोड फिर अब जिस वेरिएबल को पकड़ोगे ना वो वेरिएबल रन हो जाता है। आ रहा है चाइल्ड शो? समझ में आया इतना? पक्का? ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेरे को फटाक से उसका आंसर दो। ट्रू और फॉल्स में ओवर राइडिंग इज पॉसिबल ओनली विद इन चाइल्ड क्लास। ट्रू। ठीक है, ओवर राइडिंग के बाद जो चाइल्ड रहता है वो पेरेंट के फंक्शन को कॉल नहीं कर पाता। करेक्ट। ओवरराइडिंग के बाद चाइल्ड जो है पेरेंट के फंक्शन को कॉल नहीं कर पा रहा है। फिर भी ऐसा कुछ पॉइंट आता है, सिचुएशन आती है जहां पे चाइल्ड को ओवरराइडिंग के बाद भी पेरेंट को कॉल करना पड़ सकता है। ठीक है, राइट। तो मेरे को बताओ थोड़ा सा नॉलेज बुद्धि लगा के कि भाई ओवरराइडिंग कर लिया चाइल्ड ने, फिर भी उसको पुराने पेरेंट वाले शो को कॉल करना है तो कैसे करें? इसी चाइल्ड को ओवरराइडिंग कर लिया इसने, इसी चाइल्ड को पेरेंट वाले को भी कॉल करना है, दोनों को कॉल करना है। ठीक है, देखो बहुत सिंपल लॉजिक है, बहुत ही सिंपल है कि मैं चाइल्ड के अंदर पेरेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा और इस पेरेंट के ऑब्जेक्ट से किसको कॉल कर दूंगा? शो को। है ना? अब इससे क्या होगा, चाइल्ड शो को कॉल करेगा तो कौन सा वाला कॉल होगा? चाइल्ड का, क्योंकि ओवरराइड कर लिया है। जैसे भी चाइल्ड में आएगा, चाइल्ड के अंदर से पेरेंट का ऑब्जेक्ट बन रहा है, पेरेंट किसको कॉल कर देगा? खुद के फंक्शन को कॉल कर। समझा? तो अपने पास ऑप्शन है, थोड़ा जुगाड़ का कोड है बट अपने पास ऑप्शन है। ठीक है। दूसरा एक और तरीका है, ऐसे नहीं करते हुए रिकमेंडेड एक और तरीका दिया है C++ में कि भाई अगर पेरेंट को चाइल्ड को कॉल करना है, सॉरी चाइल्ड को अगर पेरेंट को कॉल करना है तो वो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर से भी कॉल कर सकते हैं। अगर चाइल्ड को अपने अंदर से अपने पेरेंट को कॉल करना है तो दिस इज द सिंटैक्स। ठीक है, ये चीज याद रखनी है तुमको, ये चीज भूलनी नहीं है। तो कभी दोनों कॉल हो गए। ठीक है। सो दूसरा पॉइंट ये था कि चाइल्ड ओवरराइडिंग के बाद पेरेंट को कॉल नहीं कर पा रहा है। तीसरा अपन ने देखा कि जरूरत पड़ी तो अपन कर सकते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल से ट्राई करता हूँ समझाने का ना कि अपन ओवरराइडिंग कहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, देखो सपोज सपोज एक बैंक है, RBI। ठीक है ना सबका? RBI में हेलो। हाँ 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 हाँ, हाँ, हाँ,
ये आप लोग देखते हैं क्या बढ़िया है। जैसे मेरा जैसे ठीक है, देखो एक सपोज एक क्लास है, इसका नाम क्या है, आरबीआई। ओके, आरबीआई के पास एक फंक्शन है। आरबीआई जो है वो सारे बैंक्स का पेरेंट, ठीक है। तो इसके पास आरबीआई के पास एक फंक्शन है जिसका नाम है शो इंटरेस्ट रेट, शो इंटरेस्ट या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट, आरओआई, ठीक है। जिसमें आरबीआई ने बोल के रखा है कि भाई सारे बैंक्स ने जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो देना चाहिए 8%। कितने परसेंट का? 8, ठीक है, राइट। अब एक बैंक है एसबीआई, तो आरबीआई को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। एक और बैंक है एक्सिस, ये भी किसको इनहेरिट कर रहा है, आरबीआई। जितने भी क्लासेस है बैंक सब आरबीआई, अगर कर रहे हैं, ठीक है। अब एक बंदा गया एसबीआई में कस्टमर, कभी एसबीआई क्लास में क्या बन गए, ऑब्जेक्ट। और इस एसबीआई कस्टमर ने चेक किया कि भाई मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तरीके से 8%, क्योंकि यही फंक्शन जनरेट होकर आया ना इसके पास, ठीक है। तो ये बंदा एक्सिस का कस्टमर है, एक्सिस बैंक में, और उसने चेक किया भाई मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, उसको भी कितना मिलेगा, ठीक है। अब आगे जाके एक्सिस बैंक को लगता है कि भाई अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना चाहिए, अपना अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट 11%, ठीक है। मतलब अब अगर एक्सिस का कोई कस्टमर गया, उसने चेक किया उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको कॉल किया तो उसको प्रिंट क्या होना चाहिए, 11%, क्या करेगा, और राइट कर, ठीक है। एक्सिस वाला क्या करेगा, ये सेम नाम का फंक्शन क्या कर देगा, अपने अंदर लिख देगा, ताकि पुराना वाला फंक्शन नहीं कॉल हो, ठीक है, और इसके अंदर प्रिंट कर देगा 11%, ठीक है। अब अगर एक्सिस वाला बंदा गया, उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक किया तो कौन सा कॉल, समझ में, ओवरराइडिंग कब करता है चाइल्ड, जब उसको नाम नहीं बदलना, अंदर तो काट, ठीक है। वो एक समोसे वाला था, उसने 1980 में दुकान डाली, बहुत चली, उसका बेटा है, वो नाम बदल लेगा कि दुकान का नहीं, तो ब्रांड बन गया, अंदर उसे चीजें डालो, पिज्जा डाल दे, बर्गर डालो, नाम नहीं रखे, समझ में आया, ठीक है। बट इसमें भी एक सिचुएशन है, अब हर एक्सिस बैंक के कस्टमर को रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिख रहा है, 11, बट एक्सिस बैंक का बहुत ही पुराना कस्टमर है, हो गया एक दिन बैंक में, बोलता है मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको क्या दिख रहा है, 11, बोल रहे कि मेरे को कम चाहिए, मैंने पुराना वाला चाहिए। अच्छा, तो मतलब एक्सिस वालों को कौन सा ऑप्शन, उसके लिए अपने पास कौन सा ऑप्शन, ठीक है। सो ओवरराइडिंग के बाद ऑब्वियसली चाइल्ड पेरेंट वाले को नहीं कॉल करता, फिर भी लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो उनको पता रहना चाहिए कि भाई स्कोप रिजोल्यूशन से चाइल्ड पेरेंट को कॉल कर सकते हैं पुराने को, समझ में आ रहा है ओवरराइडिंग का ना, ठीक है। अब इसके नोट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, ये डिफरेंस है ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग का, ठीक है। आफ्टर, ये देखो, आफ्टर ओवरराइडिंग द पेरेंट फंक्शन, एनी कॉल टू द फंक्शन यूजिंग चाइल्ड विल इन्वोक द फंक्शन प्रेजेंट इनसाइड द चाइल्ड, मतलब वो बोल रहा है ओवरराइडिंग के बाद जो है चाइल्ड जो है पेरेंट वाले फंक्शन को कॉल नहीं कर पाता, बट इफ रिक्वायर्ड अ चाइल्ड हैज अ चांस ऑफ कॉलिंग पेरेंट्स फंक्शन आफ्टर ओवरराइडिंग, मतलब जरूरत पड़ी तो चाइल्ड के पास ऑप्शन है कि वो पेरेंट के फंक्शन को कॉल करे ओवरराइडिंग होने के बाद भी। पहला है बाय क्रिएटिंग चाइल्ड्स ऑब्जेक्ट, पेरेंट्स ऑब्जेक्ट, एंड सेकंड इज बाय यूजिंग स्कोप रिजोल्यूशन, ये उसका कोड रखा हुआ है, ठीक है, राइट। अब वर्चुअल फंक्शन समझने के लिए अपने को पेरेंट पॉइंटर समझना पड़ेगा, अपन देखते हैं अगले क्लास में, ठीक है। सो अभी मेरे को ये वर्चुअल वाला है, वर्चुअल बेस क्लास तो हो गया ना अपना, ठीक है, वर्चुअल फंक्शन और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। कल आते क्या क्लास, आ सकते हैं, कितने बजे आते कल, 11, 11:30,
कल तो नहीं है क्या रे?